सितम। नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग के साथ। छतरपुर में बुलडोजर चला है और 6.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। एक्सपायर्ड शराब पर बुलडोजर चला है। बियर और अंग्रेजी शराब को नष्ट कर दिया गया है। 37,000 शराब की पेटियों पर बुलडोजर चला। आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ इसकी कीमत आकी जा रही है। इससे भी ज्यादा कह सकते हैं। 6.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। ये सारी ही शराब एक्सपायर्ड थी। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सपायर्ड शराब पर बुलडोजर चला है। बियर और अंग्रेजी शराब को नष्ट कर दिया गया है। लगभग 37,000 शराब की पेटियों पर बुलडोजर चला है। आबकारी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। माननीय श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नष्टीकरण समिति गठित की गई थी और ये हम अभी आप खड़े हैं टॉक्स डिस्टरी में। यहाँ पे जो 6 माह से पुरानी जो दूसरे वेयर हाउसों से कैन और जो बॉटलें हैं बियर की, वो वापस आई है, उनको नष्ट किया जा रहा है। साथ ही 4 माह से अविकृत जो यहाँ पे स्टॉक रखा था, वो 2012 से लेकर के 21, 22, 23 तक का जो भी वर्तमान है 6 माह पूर्व, वो सभी को नष्ट किया जा रहा है। लगभग कितने लागत की है ये? लगभग 6.5 करोड़ के लगभग की इसकी कीमत आकी गई है। 37,000 के लगभग पेटियाँ हैं हमारी, जिसमें कैन और बोतलें दोनों शामिल हैं। आप जैसे देख रहे हैं, कैन के ऊपर तो हम बाकायदा जो है पूरा रोलर चलवा रहे हैं, जेसीबी बुलवाए हैं और ट्रैक्टर से करवा रहे हैं। और जो कांच की बोतलें हैं, उनको ओपनर से सभी लेबर लगे हुए हैं आपके सामने, सारे खोल करके इसको बहा करके। महेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, 6.5 करोड़ के शराब पर बुलडोजर चढ़ा है और नरेंद्र, जिस तरीके से 37 पेटियों पर बुलडोजर चढ़ा है और अधिकारी भी यही कह रहे थे कि जब अवैध पाया गया इन तमाम शराब को, तब जाकर ये कार्रवाई की गई है। आपके पास क्या जानकारी इस मामले में? देखिए अंशिका, ऐसा है, छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर अभी तक जो भी शासकीय जो फैक्ट्रियां हैं, जो भी डिस्टिलरी हैं, या जहां पर भी गोदाम का शराब का भंडारण किया जाता है शासन द्वारा, इन सभी स्थानों पर करीब मान के चलिए कि 10 साल से अधिक का समय हो गया है। इसमें जो भी एक्सपायरी डेट की शराब थी, उसको नष्ट करने की कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 6.5 करोड़ की जो शराब है उसको नष्ट किया गया है और 37,000 शराब की पेटियों को नष्ट किया गया है, जिसमें अंग्रेजी शराब है और बियर की कैन भी है। जैसा कि दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक्सपायरी डेट की जो शराब है उसको नष्ट करने की कार्रवाई आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नष्टीकरण की एक टीम को गठन किया था। नरेंद्र, क्या ये कार्रवाई किसी शिकायत के बाद की गई है? क्या जो जांच की गई और अवैध तरीके से यहाँ पर तमाम शराब रखे गए थे एक्सपायरी डेट के, उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या ये किसी शिकायत के बाद हुई थी? नहीं, एक अधिकारियों का ये कहना है कि उनकी रूटीन प्रक्रिया है। जब करीब भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की जो शराब है जो दुकानों पर नहीं पहुंच पाती है, सेल नहीं हो पाती है, तो विभागीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 6.5 करोड़ की अवैध शराब, जिसमें 37,000 शराब की पेटियों को नष्ट किया गया है, जिसमें बियर और अंग्रेजी शराब शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नरेंद्र। कांकेर से बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख का इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरजी और बीएसएफ की सर्चिंग पार्टी ने उसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अल्परस जंगल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। नक्सली सुंदर दुग्गा 10 सालों से संगठन में सक्रिय था। एक नक्सली संगठन है, इसमें 10 साल से सक्रिय था। आईईडी ब्लास्ट, सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग करता था। आगजनी के मामले भी इस पर दर्ज हैं। नक्सली को जेल भेज दिया गया है और लंबे समय से इसकी तलाश थी। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात हो रही है और ये कार्रवाई अपने आप में बेहद खास और 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। केएम नारायण शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। केएम नारायण, इस नक्सली के बारे में बताइए और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी अंशिका, आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है
जो जिले की पुलिस है, डीआरजी जवान और बीएसएफ के जो जवान हैं लगातार जंगलों में अपनी सर्चिंग अभियान जारी किए हैं और नक्सल जो गतिविधियां चल रही हैं, नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से क्षेत्र में दहशतगर्दी करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे विफल करने का के लिए जो है ये सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और इसी सर्चिंग अभियान के जरिए जो है अल्परस के जंगल में एक जो नक्सली है सुंदर दुग्गा, जो कि एक नक्सली संगठन जनताना सरकार का अध्यक्ष है और एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है कि इस जो नक्सली को पकड़ने में 10 सालों से ये सक्रिय रूप से इस संगठन में काम कर रहा है और कई जो वारदात है उसमें ये शामिल रहा है और एक बड़ी सफलता के रूप में जो है पुलिस को एक सफलता मिली है। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है कांकेर से, जो कि कई मामले में लगातार पुलिस की नजर में था, पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ वो बैठक करेंगे। तो मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन, जी हां, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और आज मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि क्या नए चेहरे शामिल होंगे क्या मंत्रिमंडल में, इसके अलावा क्या पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है और वो तमाम सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। आज दिल्ली पहुंचेंगे डॉक्टर मोहन यादव और उसके बाद वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीते दिनों आपने देखा शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मिले, सकारात्मक मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ ऐसे संभावित चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं, उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। राव उदय प्रताप सिंह मंत्री बन सकते हैं, रीति पाठक, राकेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और चेहरे आपको दिखा देते हैं। प्रहलाद पटेल पूर्व में सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं प्रहलाद पटेल, और उसके बाद उन्होंने हाल ही में नरसिंहपुर से जीत हासिल की। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक जीत हासिल की, महामंत्री भी हैं पार्टी के। राकेश सिंह जीत हासिल की गई। राव उदय प्रताप सिंह, ये वो संभावित नाम आपको दिखा रही हैं जो मंत्री बन सकते हैं। तो मोहन मंत्रिमंडल में कौन होगा ये जल्द पता चल जाएगा जब जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में मंथन होगा कि मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया जा रहा है और मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया जाएगा 2024 के मद्देनजर भी ये बेहद अहम है। तो बात मंत्रिमंडल की हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लग रही हैं। ऐसे में एक लोकसभा एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है और अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो ग्वालियर चंबल के केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ऐंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं,
भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीतकर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीतकर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है, मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण यह है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उस समय परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे। बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा। और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने। 2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी 22 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। संगठन के अन्य लोगों को भी दिल्ली बुलाया गया है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। 22 से 23 दिसंबर तक भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव, विकसित भारत, संकल्प अभियान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बेहद ही अहम दौरा होगा। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। मैं एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे राजधानी, तो 22 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे। कई नेता उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी रहेंगे। संगठन के अन्य लोगों को भी दिल्ली बुलाया गया है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होने के साथ साथ तमाम अभियानों को लेकर भी चर्चा होगी। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, विष्णुदेव साय का 22 दिसंबर को दिल्ली दौरा है, कितना अहम होगा ये? जी बिल्कुल, देखिए ये सीएम बनने के बाद दूसरा दिल्ली दौरा विष्णुदेव साय का होगा। इससे पहले भी वो दिल्ली दौरे पर थे, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई और लगभग मंत्रिमंडल फाइनल हो गया है। तिथि की घोषणा होनी है, जल्द ही मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। अब ये दिल्ली बुलाया गया है, सीएम को बुलाया गया, इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के लोगों को बुलाया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है उसकी ही चर्चा होगी। इसके साथ ही जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी। सीएम से जो आगामी योजना छत्तीसगढ़ को लेकर होगी, जो मोदी की गारंटी है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। अभी जो सत्र चल रहा है विधानसभा में, आज अंतिम दिन है। इसके बाद कल मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे, साथ ही विभिन्न कार्यक्रम उनके होंगे। तो वहां पर जो संगठन से जो चर्चा होने वाली है वो काफी अहम होने वाला है। जी बने रहिए आकाश, आप हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। किसानों से जुड़ी हुई धान खरीदी के आदेश जारी हो गए हैं और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश दिया गया है। खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है और सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को आदेश दिया गया है। जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी पात्रता होगी। बीजेपी ने वादा किया था प्रति एकड़
21 क्विंटल धान खरीदी का वादा। अब उस वादे को पूरा करने की ओर भारतीय जनता पार्टी। एक और वादा पूरा हो गया है और 1 नवंबर से ही आदेश लागू है। जो किसान धान बेच चुके हैं वो भी पात्रता है उनके पास भी कि वो दोबारा से बेच सकते हैं। घोषणा पत्र में वादा किया गया था 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित, और ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आकाश सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, मोदी ने कहा था कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी की भी गारंटी, और अब उस गारंटी को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शपथ के साथ ही और 2 डिप्टी सीएम शपथ लिए, उसके बाद शुरू जो मोदी की गारंटी जो वादा इन लोगों ने किया था उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी। पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें 18 लाख आवास को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके साथ ही अब लगातार जिस तरीके से विपक्ष मुखर होता रहा कि धान को लेकर किसानों को ठगा गया और बाकी मुद्दे भी अब बेअसर भाजपा के दिखाई दे रहे, तो ऐसा नहीं है। निर्णय ले लिया गया है 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो धान खरीदी की बात भाजपा ने कही थी उस पर मुहर लग गई है। अब सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है। जो पहले भी जो किसानों ने धान बेच दिया है ये पात्र वो भी दान होंगे, तो सभी किसानों को इसमें लाभ मिलेगा। जो समर्थन मूल्य पर खरीदने का भाजपा ने वादा किया था वही किसानों को दिया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक बड़ी किसानों के लिए बड़ी खबर है ये। जी बिल्कुल बड़ी खबर है, लेकिन तमाम वो किसान जो अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो दर्शक जो अभी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी बताइए कि अगर वो अपना धान बेचना चाहते हैं सरकार को तो फिर वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कहाँ पर धान केंद्र बनाए गए हैं, खरीदी केंद्र, किस तरीके से वो वहां पर पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, तमाम सेंटर रखे गए हैं। इसमें ऑनलाइन पंजीयन और टोकन के आधार पर पंजीयन हो रहा है। जो किसान लगातार पंजीयन करा रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं, किसानों को पहले ही पूरी प्रक्रिया बता दी गई है और हर साल धान खरीदी होती है, तो ऐसे में किसानों के लिए नया नहीं है। नया यही है कि उन्हें अच्छा मूल्य मिल रहा है, समर्थन मूल्य जो भाजपा ने वादा किया था वो मूल्य मिल रहा है। और पहले जो किसान चिंतित थे, जिन्होंने धान चुनाव से पहले बेच दिया था, उनको ऐसा लग रहा था कि जो समर्थन मूल्य पर बढ़ा हुआ धान का कीमत है उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। जो वादा मोदी की गारंटी में किया था, बीजेपी ने किया था, वही समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी में जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी जो वादा किया गया उसको भी पूरा किया जा रहा है। एमपी में कैबिनेट गठन में जहां सत्ता पक्ष के युवा चेहरों को तरजीह देने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी युवाओं को आगे ला रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने नेतृत्व परिवर्तन कर युवाओं के भरोसे भविष्य की राजनीति की झलक दिखला दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बार प्रदेश में युवा चेहरों पर दांव लगाते दिख रहे हैं। अब ऐसे में कैबिनेट गठन को लेकर भी कयास हैं कि युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कई नाम रेस में हैं, तो कई नामों पर मंथन चल रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी युवाओं को मौका देने पर एकमत है। ऐसे में बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो अब तक विधायक तो बने, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। इस बार इन विधायकों को मौका मिलने की ज्यादा संभावना दिख रही है। इन विधायकों में इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से मालिनी गौड़, धार से नीना वर्मा, सागर से शैलेंद्र जैन और नरियावली से प्रदीप लारिया, ये वो चेहरे हैं जो चौथी बार विधायक बने हैं। अब बात उन चेहरों की जो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। इसमें सिरमौर से दिव्या राज सिंह, खातेगांव से आशीष शर्मा, देवास से गायत्री राजे पवार, रतलाम शहर से चैतन्य काश्यप, जबलपुर कैंट से अशोक रोहानी, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, बैरसिया से विष्णु खत्री, गोविंदपुरा से कृष्णा गौर का नाम शामिल है। संसदीय सीट छोड़कर सीधी से विधायक बनी रीति पाठक और नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल भी विधायक बने हैं। इनका नाम भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
नौजवानों के काम को भी पसंद करती है और नौजवानों को काम देना भी पसंद करती है। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह के प्रयोगों के लिए जानी जाती है। हम तो हमेशा से नौजवान चेहरों पर दांव लगाते आए हैं, क्योंकि जो नौजवान लोगों के बीच में भीतर एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, और प्रदेश को और देश को एक नए मुकाम पर ले जाने की जो उमंग है, उनको भरपूर अवसर मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दिया है, आज भी दे रही है और आगे भी देते रहे। अब लड़ाई 24 की है। बीजेपी युवाओं के सहारे तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी युवाओं को आगे ला रही है। जबरदस्त होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और जिस तरह से नए नए युवाओं को मौका मिल रहा है, निश्चित तौर पर जबरदस्त युवा जोश आपको देखने को मिलेगा। सड़क पर तो हम पहले भी संघर्ष करते थे, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आगे भी संघर्ष करेंगे, और सदन में भी इस बार आप देखेंगे कि बहुत सारे नए विधायक कांग्रेस की तरफ से भी चुनकर आए हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो युवाओं की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है, उसको पूरी ताकत से हम सभी मंचों पर रखें, सभी पटलों पर रखें, और वो करने का काम हम लोग बखूबी करने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी 24 के लिए शुरू हो गई है। किसकी तैयारी कितनी बेहतर होगी, ये तो 24 का चुनाव और उसके नतीजे ही बताएंगे। एमपी में बीजेपी ने जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री देकर चौंकाया, उसी तरह से मंत्रिमंडल भी चौंकाने वाला हो सकता है। कई पहली बार बने विधायक भी आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी युवाओं के हाथों में कमान सौंप दी है। अब देखना यह होगा कि ये युवा 24 की चुनौती से कैसे पार पाते हैं। भोपाल से कैमरामैन अजय तंवर के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एक नजर अब टॉप 20 खबरों पर। राम